नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। कल की वीडियो में जैसा कि आपको पता है हमने कांग्रेस के दोस्तों सूरत की फूट की चर्चा की थी और आपको पूरा बताया था कि क्यों सूरत की फूट हुई और क्यों कांग्रेस दो टुकड़ों में विभाजित हो गई। आज हम दोस्तों जो वीडियो लेकर के आए हैं यही सूरत विच्छेद का दोस्तों एकीकरण कब हुआ और लखनऊ समझौते का क्या महत्व है, कौन कौन से सवाल हमारे एग्जाम्स में आते हैं, पीसीएस में या किसी भी आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उन सभी सवालों की हम चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि जो लखनऊ समझौता है ये कब हुआ था दोस्तों। इसको लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लखनऊ पैक्ट। तो कब हुआ था? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। यानी सवाल पूछ ले कि जो सूरत की फूट 1907 में हुई थी इसका एकीकरण कब हुआ? तो इसका एकीकरण हुआ दोस्तों 1916 के लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आपसे ये पूछता है कि कांग्रेस पुनः एक मंच पर कब आ गई? यानी जो नरम दल और जो गरम दल वाले लोग थे पुनः एक मंच पर कब आ गए? तो लखनऊ में ही ये लोग एक मंच पर आ गए। और अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों इसको अपनी बिल्कुल खूंट में बांध लीजिए अपने कि जो लखनऊ समझौता था इसकी अध्यक्षता एक नरम दलीय नेता अंबिका चंद्र मजूमदार ने की थी। एसी मजूमदार मैंने लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म होता है अंबिका चंद्र मजूमदार ने की थी और ये एक नरम दलीय नेता थे यानी नरमपंथी थे। ठीक है दोस्तों, और इसकी सबसे खास बात ये थी कि इसमें नरम दल और गरम दल के जो नेता थे वो एक साथ एक ही मंच पर आ गए। इनको महसूस हुआ कि हम जो अलग अलग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब तक हम एक साथ मिल करके नहीं चलेंगे तब तक हमें आजादी नहीं मिलेगी। अब बात आती है दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों में समझौता हुआ? तो इसके दो प्रमुख कारण थे। एक तो गोपाल कृष्ण गोखले जो एक बहुत बड़े नरम दलीय नेता थे और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं। दूसरे फिरोज शाह मेहता, ये बहुत ही बड़े कट्टर नरमपंथी थे जो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करते थे गरमपंथियों को और ना ही इनकी सोच को ना ही इनकी मेंटेलिटी को। तो जब इनकी दोस्तों मृत्यु हो गई 1916 के पहले, तब जाकर के ये मार्ग प्रशस्त हुआ कि नरम दल और गरम दल में समझौता होगा दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा गोखले और फिरोज शाह की मेहता की जब मृत्यु हो गई तो नरम दलीय और गरम दलीय जो आने का जो एक साथ रास्ता था वो साफ हो गया। और इन दोनों को अगर साथ में लाने का श्रेय दिया जाता है तो वो दिया जाता है एनी बेसेंट को। दोस्तों याद रखिएगा अगर एग्जाम में सवाल पूछे कि जो नरम दलीय और गरम दलीय जो एक साथ आए, नरम पत्ते गरम पत्ते को एक साथ लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो एनी बेसेंट का दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों लखनऊ समझौता दो घटनाओं के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, अन्य भी घटनाएं मैं आपको बताऊंगा। पहली घटना कि नरम दल और गरम दल एक साथ आ गए और दूसरी घटना कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी दोनों एक ही मंच पर आ गए। और कैसे मंच पर आ गए दोस्तों, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों जिस वर्ष 1916 का अधिवेशन लखनऊ में दोस्तों हो रहा था उसी वर्ष जो लीग का जो अधिवेशन हो रहा था वो भी कहां हो रहा था? लखनऊ में ही हो रहा था दोस्तों। यानी कांग्रेस का भी 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ और लीग का भी जो अधिवेशन हुआ वो भी 1916 में हुआ। इन दोनों लोगों ने देखा कि भाई लीग भी अंग्रेज सरकार से परेशान हो चुकी थी, है ना। तुर्की का बिल्कुल भी ब्रिटिश सरकार समर्थन नहीं किया और तुर्की कमजोर हुआ और जो तुर्की का खलीफा होता था उसको बड़ा ही पाक मानती थी और सभी मुसलमान उसको अपना अगुआकार मानते थे तुर्की के खलीफा को। तो जब उसका अपमान हुआ तो इन लोगों ने भी कहा कि भाई हम भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काम करेंगे और कांग्रेस तो आंदोलन चला ही रही थी। ठीक है, तो अब जो लीग और कांग्रेस के मध्य जो समझौता हुआ दोस्तों इसका श्रेय दिया जाता है मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक को। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर आ गए तो ये श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना नेता थे लीग के और बाल गंगाधर तिलक उस समय हम कह सकते हैं कांग्रेस के दोस्तों सबसे बड़े नेता थे। और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ ये रहा लीग कांग्रेस समझौता। लखनऊ समझौते को पूछा जाता है एग्जाम में सवाल कि लीग कांग्रेस समझौता कब हुआ?
या लीग कांग्रेस समझौता कहाँ हुआ, तो यही आपका जो लखनऊ समझौता है इसको लीग कांग्रेस समझौता भी बोलते हैं और यही आपका लखनऊ समझौता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए भाई दोनों के मध्य जब हुआ कि भाई समझौता हो गया दोनों के मध्य, तो जब समझौता होता है तो समझौते में ये होता है कि कांग्रेस ने जो लीग की मांगे थी, जो उनकी मेंटेलिटी थी उसको मान्यता दी, और लीग ने जो कांग्रेस की सोच थी उनके जो प्रावधान थे इन दोनों लोगों ने उसको मान्यता दी। ठीक है, तो सबसे बड़ा तो चीज ये निकला, आपको पृथक मताधिकार पता होगा कि 1909 में हुआ था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम दोस्तों। कौन सा? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मैं तो इसको बिगाड़ अधिनियम बोलता हूँ, इंडिया बिगाड़ अधिनियम। ठीक है, तो इसमें क्या था कि मुस्लिमों को सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रदान कर दिया गया और सांप्रदायिकता के बीच यहीं पर वो दिए गए इसी अधिनियम में। कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी, लेकिन जब 1916 में लखनऊ समझौता हुआ तो इस पृथक निर्वाचन को कांग्रेस ने क्या किया दोस्तों? मान्यता प्रदान कर दी और मान्यता दे दी कि ठीक है भाई, इतने दिन से विरोध कर रहे थे, ठीक है आपको सांप्रदायिक आरक्षण मिला हुआ है, हम उसका समर्थन करते हैं दोस्तों। और ये बहुत बड़ी भूल साबित हुई कांग्रेस के लिए, और आगे जा करके आप देख सकते हैं कि जो द्वि राष्ट्र सिद्धांत की उपज हुई ना वो यहीं से हुई। अगर कांग्रेस मान्यता नहीं देती इनको तो शायद ये नौबत नहीं आती। और दूसरा कि अल्पसंख्यकों के कहीं भी कोई भी महत्व बात होगी तो उसको पहले महत्व दिया जाएगा। अल्पसंख्यकों के महत्व की बात भी कांग्रेस करेगी। इसका दोस्तों जो पॉजिटिव पॉइंट ये निकला कि कुछ समय के लिए, अधिक समय के लिए तो नहीं, कुछ समय के लिए यानी लगभग 3 साल से 4 साल 5 साल मान सकते हैं, 5-6 साल हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई और हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में ही असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व आप सभी लोग जानते हैं महात्मा गांधी ने किया दोस्तों। और यह समझौता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सका, क्योंकि जैसे ही असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ यह समझौता भी समाप्त हुआ और कांग्रेस और लीग दोनों एक दूसरे की दुश्मन बन बैठी। यानी जो अभी एक साथ आकर के प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे, अब यही लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, एक दूसरे का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर एक टाइप से देखें दोस्तों तो जो लखनऊ समझौता था ना, यहीं पर सांप्रदायिकता के बीज भी बो दिए गए थे और उसको मान्यता भी कांग्रेस ने दे दी और यह आगे चल करके बहुत बड़ी भूल साबित हुई। और 1904 में तो खुला मांग करने लगे लीग कि हमें भाई पाकिस्तान चाहिए और हम इसके नीचे भी किसी भी बिंदु पर सहमत नहीं होंगे। आप लोग इसके विषय में भी आगे जानेंगे दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि लखनऊ समझौते का विरोध किसने किया था। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में है, तो याद रखिएगा। लखनऊ समझौते का विरोध किया था महामना, जिनको हम सभी लोग प्यार से बोलते हैं भारत रत्न हमारे देश के, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। उन्होंने 1916 में ही बोल दिया था कि यह समझौता अप्रासंगिक है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई भविष्य नहीं है। उस समय तो उनकी बात को लोगों ने नहीं सुना, मगर जब यह समझौता टूटा तो सभी लोगों ने कहा कि हाँ भाई, मदन मोहन मालवीय जी जो कह रहे थे, जो उन्होंने विरोध किया था, वो बिल्कुल भी सही किया था। एक आप नारा सुनते हैं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। एग्जाम में सवाल यही पूछ लेता है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो ये कहा था हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कहाँ कहा था? लखनऊ में ही कहा था। इसी समझौते में प्रावधान में कहा था कि जब अधिवेशन हो रहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। एक घटना जो और घटी दोस्तों, ये भी एक आपको याद होगा, होम रूल आंदोलन इस समय चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध के समय। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जब होम रूल आंदोलन चल रहा था तो भारत में होम रूल आंदोलन चलाने का जो श्रेय दिया जाता है दोस्तों, वो एनी बेसेंट को दिया जाता है। ये आयरलैंड से ये आंदोलन लेकर के आई थी, वहां ये चल चुका था और काफी सफल रहा था, इसलिए भारत में भी होम रूल आंदोलन का मतलब स्वशासन के लिए प्रयास करना। ठीक है, और हमारे तिलक भी एक होम रूल आंदोलन चला रहे थे। फर्क दोनों में यह था कि एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन था, इसका प्रभाव पूरे भारत में था, जबकि जो तिलक जी का होम रूल आंदोलन चल रहा था, यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा था। तो दोनों ने देखा कि भाई हमारे उद्देश्य एक है, आंदोलन भी एक है, तो क्यों ना इनका भी आपस में विलय कर दिया जाए।
तो 1916 में होम रूल आंदोलन जो अलग अलग चल रहा था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी का, इसका भी विलय इसमें कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे, आज का हमारा टॉपिक था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई भी आपका सजेशन हो तो आप जरूर दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, और मेरा सपोर्ट करते रहें। और अंत में मेरा आपसे यही निवेदन है दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे परिवार स्टडी विद शुभम गिरी का हिस्सा बने, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ऑल पे कर दें नोटिफिकेशंस, ताकि मेरी सारी नई वीडियो आपको प्राप्त होती रहें। और आप हमारी लाइव क्लास में अगर जुड़ना चाहते हैं तो शाम को 7:30 से 8:30 हम लाइव क्लास में 1 घंटे की क्लास दे रहे हैं, आप उसमें दोस्तों जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।